सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो हमारा जो टॉपिक है उपभोग फलन टॉपिक चल रहा है और उसमें जो ये उपभोग फलन से संबंधित परिकल्पनाएं हैं ये पढ़ रहे थे हम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सापेक्ष आय परिकल्पना जो कि डिजनबरी के द्वारा दी गई थी, और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जीवन चक्र परिकल्पना, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और आज की क्लास में ये टॉपिक समाप्त कर देंगे, क्योंकि इसके बाद में जो है स्थायी आय परिकल्पना भी हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपके जो 5 मॉडल पेपर थे वो तैयार हो चुके हैं और वो कल उसका सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बात करें जीवन चक्र परिकल्पना की, तो इसके प्रतिपादन की बात करें तो फ्रैंको मोडिग्लियानी, रिचार्ड ई ब्रूमबर्ग और एल्बर्ट एंडो के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने क्या किया था, जो पीछे जो हमने परिकल्पना पढ़ी थी उसके अंदर जो निरपेक्ष आय परिकल्पना है, ठीक है, उसमें कुछ 2 सुधार किए गए थे। तो ये 2 सुधार कौन कौन से थे? पहला, चालू समय में उपभोग खर्च चालू निरपेक्ष आय पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या कह रहा है कि चालू समय में जो उपभोग खर्च है वो चालू निरपेक्ष आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक व्यक्ति के सारे जीवन चक्र में सभी स्रोतों से प्राप्त आय होने वाले सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले कुछ संसाधनों के वर्तमान मूल्य पर निर्भर करता है। ये सिर्फ इसका अर्थ है कि केवल निरपेक्ष आय पर ही निर्भर नहीं करता व्यक्ति, बल्कि जो व्यक्ति का पूरे जीवन की जो जितनी कुल उसकी सारे संसाधनों को मिलाकर जो उसकी आय है, जितनी भी उसकी वर्तमान आय है उस पर वर्तमान मूल्य पर निर्भर करता है। और इसके अंदर दूसरा सुधार ये किया गया कि दीर्घकालीन अनुपातिक उपभोग फलन का अल्पकालीन गैर अनुपातिक उपभोग फलन के साथ मेल संभव है। इसके अंदर क्या एक सुधार किया गया कि जो दीर्घकालीन अनुपातिक उपभोग फलन का जो अल्पकालीन गैर अनुपातिक उपभोग फलन के साथ मेल संभव है, यानी कि अनुपातिक उपभोग फलन का गैर अनुपातिक उपभोग फलन के साथ मेल संभव है। तो अनुपातिक तो है दीर्घकाल और गैर अनुपातिक है अल्पकालीन। इसके बाद में देखिए आगे, इस परिकल्पना के अनुसार किसी अवधि में उपभोग उस अवधि की वर्तमान आय का फलन न होकर बल्कि संपूर्ण जीवन अवधि में प्रत्याशित आय का फलन होता है, यानी कि उसके पूरे संपूर्ण जीवन की प्रत्याशित आय का फलन होता है, न कि वर्तमान आय का फलन होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे, इसके अंतर्गत कुछ मान्यताएं हैं वो देखिए। सबसे पहले तो उपभोक्ता में ऊंचे स्तर की विवेकशीलता पाई जाती है। उपभोक्ता में ऊंचे स्तर की विवेकशीलता पाई जाती है। आय के भविष्य में प्रभाव के बारे में निश्चितता पाई जाती है। उपभोक्ता के जीवन चक्र में कीमत स्तर स्थिर रहता है। प्रतिफल की दर या ब्याज की दर समान रहती है। उपभोक्ता की शुद्ध परिसंपत्तियां उसकी अपनी बचतों का परिणाम है। और व्यक्ति की परिसंपत्तियों और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। व्यक्ति की परिसंपत्तियों और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। और आय तथा उपभोग में गैर अनुपातिक आय उपभोग संबंध है। ये बातें आपको दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एक तो व्यक्ति की जो परिसंपत्ति और उपभोग है उसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आय तथा उपभोग में गैर अनुपातिक आय उपभोग संबंध होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में ये इसका जो है चित्र के द्वारा ये इसका वर्णन किया गया है। ये उपभोग वक्र है और ये आय वक्र है। ठीक है, तो ये जब अगर व्यक्ति के शुरू की बात करें तो उसकी आय नहीं होती है, लेकिन उसका उपभोग कुछ ना कुछ होता है, उपभोग वो करता है। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसे देखकर समझ सकते हो। या मिडिल, यहाँ पे ये यंगर एज आ जाएगी, यहाँ पर ये मिडिल पर्सन आ जाएगा, यहाँ पे ओल्ड पर्सन आ जाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति के अंतिम स्टेज की कंडीशन है। यहाँ पर उसे क्या होती है, यहाँ पर उसे बचत होती है, यहाँ पर उसे
हानि होती है, यहाँ पर उसे बचत होती है। या क्योंकि यहाँ पर देखिए उसकी आय तो होती नहीं है, शुरू में कोई भी आय नहीं होती है उसकी, लेकिन उसका उपभोग कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आय आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी तो उसका उपभोग तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ में उसकी जो बचत है बचत भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसका उपभोग तो बढ़ेगा, लेकिन उसकी आय जो हो, जैसे जैसे आदमी वृद्ध होगा, बूढ़ा होगा, तो उसकी जो आय है वो कम होगी। तो यहाँ पर उसे अ बचत होती है। ठीक है, अ बचत होती है यहाँ पर। तो ये इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा इसे। इसके बाद में बात करते हैं, अपने नेक्स्ट बात करते हैं स्थायी आय परिकल्पना, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, ये लास्ट है। तो इसका जो प्रतिपादन है वो मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। इस प्रतिपादन मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इनकी एक बुक थी थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन, 1957 में प्रकाशित हुई थी। उसके अंदर इसका जिक्र किया था इन्होंने, स्थायी आय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो ये स्थायी उपभोग, इसमें स्थायी उपभोग पढ़ेंगे, अस्थायी उपभोग पढ़ेंगे, स्थायी आय पढ़ेंगे, अस्थायी आय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात करें स्थायी आय की, स्थायी आय को दो भागों में बांटा गया है, स्थायी आय और अस्थायी आय। स्थायी आय को YP और अस्थायी आय को YT। अगर इनमें वास्तविक आय का इनके साथ संबंध देखें तो Y बराबर, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Y = YP + YT, ये वास्तविक आय है, ये स्थायी आय है, और अस्थायी आय दोनों का योग करें तो हमारी वास्तविक आय प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए, फ्रीडमैन के अनुसार यह ऐसी राशि है जो उपभोक्ता इकाई अपने धन को समान रखते हुए उपभोग कर सकती है। या इसका अर्थ देखें कि फ्रीडमैन ने सारे धन पर ब्याज अथवा निरंतर प्राप्त वार्षिक राशि को स्थायी आय माना है। क्या कि उसका जो जितना धन है उस पर जो निरंतर ब्याज प्राप्त होता रहता है, जो वार्षिक राशि है, उसे स्थायी आय माना है। ठीक है, या फिर इसे यूं कह सकते हैं कि स्थायी आय वह औसत आय है जो उपभोक्ता के समयावधि व दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। उपभोक्ता के समयावधि व दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। यहाँ पर देखिए YP = IW, यहाँ पर W है धन या संपत्ति, और I है धन पर आय प्राप्ति की दर, यानी कि ब्याज की दर भी इसे हम बोल सकते हैं। स्थायी आय ज्ञात करने के लिए देखिए संपत्ति गुणा ब्याज की दर, YP = IW। ठीक है, इसके बाद में बात करें आगे स्थायी उपभोग और अस्थायी उपभोग की बात करें तो यहाँ पर CP जो है ये स्थायी उपभोग है, और CT जो है ये अस्थायी उपभोग है। ठीक है, और C जो है ये वास्तविक उपभोग है। स्थायी उपभोग कौन सा होता है? जो स्थायी आय से निर्धारित हो। स्थायी उपभोग जो स्थायी आय से निर्धारित हो वो स्थायी उपभोग होता है। और अस्थायी उपभोग जो अप्रत्याशित रूप से हो, अप्रत्याशित रूप से जैसे अचानक से, जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे डॉक्टर हो गया, बिजली का खर्च हो गया, ये सारे क्या हैं? अस्थायी उपभोग है। ठीक है, ऐसा खर्च जो अचानक से हो। इसके बाद में स्थायी उपभोग स्थायी आय का निश्चित अनुपात होता है। स्थायी उपभोग जो है वो स्थायी आय का एक निश्चित अनुपात होता है। और यहाँ पर बात करें अल्पकाल में जो है इनमें गैर अनुपातिक संबंध होता है, और दीर्घकाल में जो है इनमें अनुपातिक संबंध होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये हमारा जो टॉपिक था उपभोग फलन, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।